और आज जो हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट हैं, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। और इन्होंने 60 लाख की नौकरी को ना कह दिया था। जी हाँ, 60 लाख की नौकरी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र बनेंगे, एक सक्सेसफुल वेडिंग फ़ोटोग्राफी कंपनी चलाते हैं। मेरे साथ है इसके फाउंडर और मेरे नए दोस्त। तो यार क्या हाल है, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज़। और ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है और इस सीरीज़ का नाम है इन फोकस विद डीडी। अब इन फोकस विद डीडी जो है एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। 2024 है तो मुझे लगा था कि एक नया पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और इस पॉडकास्ट में हम इनवाइट करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग लोगों को जिनसे हम बातें कर सकते हैं, जिनसे कुछ सीख सकते हैं और ऑब्वियसली उनसे इंस्पायर भी हो सकते हैं। और आज जो हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट हैं, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। ये बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट हैं और इन्होंने 60 लाख की नौकरी को ना कह दिया था। जी हाँ, 60 लाख की नौकरी। और एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर है सर्किट डिज़ाइन में AMD कंपनी के साथ, वो भी इन्होंने जो है उसको मना कर दिया था। और ये जो है फिर फोटोग्राफी करने लगे। जी हाँ, ये सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र बनेंगे, एक सक्सेसफुल वेडिंग फ़ोटोग्राफी कंपनी चलाते हैं। और अब जो है फाउंडर हैं एक ब्रांड न्यू कंपनी के, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के जो AI में काम करती है, ख़ास करके फ़ोटोग्राफी AI में। और इस कंपनी का नाम है समारोह AI। और मेरे साथ है इसके फाउंडर और मेरे नए दोस्त अनुपम मौर्य। हाय अनुपम, कैसे हो? बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि आप मेरे पहले गेस्ट तो हैं इस पॉडकास्ट पे, लेकिन आप एक्चुअली इस पॉडकास्ट के होस्ट भी हैं, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये हम आपके घर में ही शूट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं, माय प्लेजर। तो इसको ज़रा कैजुअल रखेंगे अनुपम, एकदम, बिकॉज हम पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक पैटर्न सेट नहीं हुआ है। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि आप बिट्स पिलानी से पढ़े हैं और आपने 60 लाख की नौकरी को मना कर दिया था, तो ये क्या कहानी है, बताइए आप। मैं कॉलेज में था और कॉलेज के बाद जब हमारे प्लेसमेंट्स थे तो ऑफ कैंपस मैंने श्लमबर्गर में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे एक जगह बैठ के कंप्यूटर के सामने जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं था। तो श्लमबर्गर क्रैक हो गया फाइनल ऑफर आने से पहले, लेकिन मैंने वहाँ पे जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मेरा काफ़ी इंटरेस्ट सर्किट डिज़ाइन की तरफ चला गया था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में BE परस्यू कर रहा था। तो वहाँ पे उस समय हमारा नोशन ये होता था कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो ये सबसे क्रीम जॉब है सर्किट डिज़ाइन। उस समय वो 12-13 लाख रुपए पे करती थी। और तो क्योंकि वो एक ज़्यादा टफर फील्ड था और थोड़ा सा मैंने ईगो पे ले लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सर्किट डिज़ाइन में जाएंगे, और उस वजह से फिर मैंने वो चूज़ किया और दैट इज़ द रीज़न आई चोज सर्किट डिज़ाइन। तो चलो, ये तो मैं समझ गया कि आपको इंटरेस्ट उसमें था, लेकिन उसके बाद आप फोटोग्राफी में कैसे आ गए आप? जी, फोटोग्राफी में ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर में एंट्री ली, तो हमारा एक बहुत अच्छा क्लब होता था, फोटोग्राफी क्लब, फोटोग हम उसको बोलते थे प्यार से। और वहाँ पे मैंने पहले अब फोटोग्राफी सीखी। और फिर ऐसा होता था कि अगर आपके पास कैमरा है और अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं तो आपका एक सर्कल बन जाता था। तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे आसपास के गांव में। राजस्थान में पिलानी गांव के आसपास काफ़ी सुंदर गांव हैं, और हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे। और वहाँ पे अतिथि सत्कार करने की जो प्रथा वो इतनी अच्छी है कि लोग, अगर आप किसी के गांव में जाओ तो वहाँ का जो मुखिया सरपंच होते हैं वो आपका आदर सत्कार करते हैं। कई बार हमारे लिए हुक्का लेके आते थे, लस्सी पिलाते थे, घर में लोग इनवाइट कर लेते थे। तो हम विलेज लाइफ को स्ट्रीट फोटोग्राफी के पहलू से कैप्चर भी करते थे, और वहाँ पे जाके उनका आतिथ्य भी जो एक मिलता था वो भी एक हाईलाइट रहता था। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रहती थी। करेक्ट। तो खैर, ये तो मैं समझ गया कि आपकी इंटरेस्ट जो है फोटोग्राफी में, इस तरह से आपका इंटरेस्ट जागा इसमें। और अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ? नहीं, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे स्विच किया मैंने, क्योंकि मैं सर्किट डिजाइन में काम कर रहा था। एंड हुआ ये कि फिर मैंने अपने सीनियर्स को देखता था, वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते थे।
और मुझे देख के मुझे ये थोड़ा सा लगता था कि यार मैं इतना देर तो काम नहीं कर सकता कंप्यूटर के सामने। ठीक है, क्रीम जॉब है, बट एक बार जब आपको मिल जाती है ना, तब आपको फिर उस लेवल का पागलपन नहीं रहता है किसी चीज को लेके, राइट। और क्योंकि मैंने ये लोगों के परसेप्शन के हिसाब से सुना था, जब मैंने उसे खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगी। और दूसरा उसमें जो अगला पड़ाव था वो ये था कि आप यूएस चले जाओ, क्योंकि सर्किट डिजाइन में या फिर आप आज अगर अच्छे प्रोडक्ट कंपनी में भी आईटी इंडस्ट्री में है तो सही सेम काम के लिए आपको यूएस में ऑलमोस्ट 10x पैसा मिल जाता है। बट मुझे इंडिया छोड़ के नहीं जाना था। मैंने स्वदेश मूवी देख ली थी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा देश प्रेमी तो हुई मैं, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ब्रेन ड्रेन नहीं करेंगे हम। अगर हमें लगता है कि हम स्मार्ट हैं तो हमें इंडिया से रह के कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का बहुत आदर करता हूँ, उसका बहुत सत्कार करता हूँ कि आजकल भी जो है जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अगर इस देश में अपने देश में रह के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और अब तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है पहले से। तो आई गिव यू ऑल द क्रेडिट एंड कूडोज टू यू अनुपम कि आपने ये किया। लेकिन मुझे ये समझना है कि आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर भी हैं, अभी आप एक वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी भी आप ओन करते हैं जिसका नाम है नॉट्स बाय एएमपी, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसमें आप कैसे काम कर रहे हैं, कितना बड़ा टीम है आपका, और आप कैसे किस टाइप के वेडिंग्स को जो है वो केटर करते हैं आप? सो 2013 अक्टूबर में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, पेपर्स डाल दिए थे एमडी में, एंड फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मतलब मैंने सोचा था कि मुझे खुद का कुछ करना है, एंड द ईजीएस्ट थिंग जो मैं कर सकता था वो फोटोग्राफी थी, जिसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी, दोस्तों की। कोई और स्टार्टअप करने के लिए दोस्तों को भी कन्विंस करना पड़ता था, उस समय कोई करना नहीं चाहता था, सब जॉब में काफ़ी कंफर्टेबल थे। तो फोटोग्राफी वाज वन थिंग विच वाज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने 7 साल पहले एज अ हॉबीस्ट, एज अ अमेच्योर काफ़ी फोटोग्राफी की थी, और उस समय सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि और भी पढ़े लिखे लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, और उनका काम देख के मुझे लगा कि ये तो मैं इनसे भी अच्छा कर सकता हूँ आराम से। क्योंकि समझ में आ जाता है, राइट, कि 7 साल आपने किया है, आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो, सामने का काम देखते हो। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल मेक अ मार्क इन दिस, एंड इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ कैंडिड फोटोग्राफी, जो हमारे देश में तब जब हमने स्टार्ट किया था तब लोगों को कैंडिड फोटोग्राफी कंसेप्ट भी नहीं पता था। इनफैक्ट जो पहली वेडिंग मैंने की थी वो मेरे दोस्त की बहन की वेडिंग की थी, एंड सरप्राइजिंग थिंग ये है कि उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके लिए आज हमें लोग जानते हैं और लोग पसंद करते हैं, वो चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एकदम ही बेकार था, राइट। सो वहाँ से शुरुआत की हमने, और स्टार्टिंग में पहले कुछ समय हमने बैंगलोर से ट्राई किया चलाने के लिए, बट पैसे खत्म हो रहे थे, सेविंग्स खत्म हो रही थी। सो आई मूव बैक टू मुंबई, क्योंकि मम्मी पापा मुंबई में सेटल्ड हैं, और मुंबई ऑब्वियसली इज़ अ बिगर सिटी, बिगर मार्केट, सपनों की नगरी है। तो डिसाइड किया कि मुंबई आके करना है, तो मुंबई आ गए, और यहाँ से बहुत छोटे से स्टार्ट किया, अपने घर के बिस्तर से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मम्मी ने बोला कि भाई तुम अभी बिस्तर से काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। फिर हमने जर्नी स्टार्ट की, एंड वी स्टार्टेड डूइंग गुड वर्क। सोशल मीडिया से हमारा काम काफ़ी फैलने लग गया, हमें काम भी अच्छा मिलने लग गया। फिर धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ती गई। 2016 में मैं अपनी वाइफ से, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, एंड जो अभी मेरी वाइफ है सौमी, एंड 2017 में हमारी शादी हुई। और तब तक उनका भी मन, क्योंकि वो हमें सोशल मीडिया में काफ़ी हेल्प करती ही थी, तो धीरे धीरे उनका भी झुकाव फोटोग्राफी की तरफ हुआ, क्रिएटिव जो है वो थी। तो और हमारे साथ रह रहे के ऑस्मोसिस के थ्रू उन्होंने भी काफ़ी फोटोग्राफी सीख ली, एंड अब तो पूरे बिजनेस वही संभालती हैं। एंड उसकी वजह से मुझे समय मिला कि मैं कुछ अलग समारोह एआई स्टार्ट कर पाऊँ। सो ये हमारा जर्नी रहा है नॉट्स बाय एम में। हमने नॉट्स बाय एम में तकरीबन 550 वेडिंग्स कवर की हैं, ऑलमोस्ट 10 साल के अंतराल में, एंड इंटरनेशनल वेडिंग्स अक्रॉस इंडिया ये सब भी की है। तो अब हमारी टीम, आपने पूछा था कितने लोग हैं, तो अभी हम लोग 15 लोग हैं टीम में। सो दैट इज हाउ इट इज। वेरी गुड। ये बहुत एक्चुअली अपना जो पैशन आप फॉलो कर रहे हैं, वो जो भी लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, बहुत ज़रूरी है कि पैशन तो चलो ठीक है, एक माध्यम है कि आप अपना इंटरेस्ट उसमें करें, लेकिन उसको एज अ सक्सेसफुल बिजनेस भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आप अभी एक नया वेंचर भी आपका चल रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ अभी आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसको एआई कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। म्यूज़िक में हो रहा है, फिल्मों में हो रहा है, रील्स में हो रहा है, सब चीज़ों में हो रहा है। तो जो आपकी नई कंपनी है जिसका नाम समारो एआई है, यानी कि समारो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, इसके बारे में हमको आप थोड़ा डिटेल में बताइए। और ये आपने क्यों स्टार्ट किया? क्या आपने प्रॉब्लम देखा फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, जिसको आपका ये जो सर्विस है ये सॉल्व करता है? जी। सो समारो एआई के ज़रिए हम एक सोशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं इवेंट्स का, जहाँ पे अगर आपका कोई भी इवेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे कॉलेज का कोई फंक्शन हो या फिर शादी ही क्यों ना हो, तो आप वहाँ पे आके इवेंट बना सकते हैं। और एक इवेंट में कई सारी समस्याएँ होती हैं, जिनको हम समारो एआई के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। तो समारो एआई एक कोलैबोरेटिव स्पेस हम बना रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ जो होस्ट है इवेंट का, बल्कि आपके वेंडर्स भी आ सकते हैं, आपके गेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं इवेंट में, क्योंकि इवेंट की सक्सेस के लिए हर किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कई सारी समस्याएं हैं, जिनमें से एक बड़ी जो समस्या है वो फ़ोटो शेयरिंग की। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा बैकग्राउंड फोटोग्राफी का रहा है, और एक जो बड़ी प्रॉब्लम हम शादियों में जब हम करते थे तो हमने एक्सपीरियंस की कि लोगों को अपनी फ़ोटोज़ नहीं मिलती थी। इसका यहाँ तक प्रभाव पड़ा कि अब लोग हमसे फोटो खिंचाने के बजाय गेस्ट बोलते थे कि यार तुम हमारे फोन से फोटो खींच दो, क्योंकि एटलीस्ट हमें मिलेंगी तो। और कई समय तक तो हमें लगता था कि यार हम अपने फोटोज खींच के अच्छे से एडिट करके लोगो डाल के क्लाइंट्स को देंगे और क्लाइंट्स आगे शेयर करेंगे। बट हमें रियलाइज हुआ कि क्लाइंट आगे शेयर ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी फोटोज होती थी जैसे जिसमें हम कपल्स को किस करने को बोलते हैं या इंटीमेट पोजेस करवाते हैं, या फिर कॉकटेल की पार्टीज होती हैं, तो वहाँ पे लोगों के हाथ में ग्लासेस होती है, तो वो नहीं कंफर्टेबल है कि अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ या गेस्ट के साथ शेयर करे। कई बार तो इवन पेरेंट्स तक को भी फोटोज नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले वो सॉर्ट करेंगे और उसके बाद वो लोग अच्छे से जो एक सुंदर सेट बनेगा, स्वच्छ सेट बनेगा, वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने गेस्ट को देंगे। बट क्योंकि ये प्रोसेस इतनी टाइम कंज्यूम है कि आप इमेजिन कीजिए, हम एक शादी से 2000 फोटोज देते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स 20-20 हजार फोटोज भी देते हैं, तो किसके पास समय है कि वो बैठ के चुने, अच्छी फोटोज फिल्टर करे, फिर उसके बाद अपलोड करे, फिर उसके बाद गैलरी शेयर करे। तो हम लोग एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मैंने काफ़ी सारे सर्विसेज यूज़ किए हैं फोटो शेयरिंग की, जैसे स्मगमग है, पिक्सी सेट है, ये काफ़ी सुंदर गैलरीज देते हैं। बट इनके ज़रिए भी होता ये था कि हम क्लाइंट को तो दे देते थे, क्लाइंट को हम सुंदर गैलरी दे रहे हैं, बट उसके बाद वो आगे पहुंच ही नहीं रही है, तो पर्पस तो डिफीट हो जा रहा है। सो इस पर्पस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि एआई के ज़रिए फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया और इसके भी अपने एल्गोरिदम बनाया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि आप अगर एक सेल्फी लें या एक फ़ोटो लें और लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई कर पाए, तो फिर आप लोगों को वही फ़ोटो दे दीजिए जिनमें उनका चेहरा है। तो एक तो ये समस्या हमने एआई के ज़रिए सॉल्व की। दूसरी एक और समस्या है कि लोगों को, मतलब अगर आप देखें होस्ट को अपनी फ़ोटोज़, अपनी नहीं, गेस्ट की फ़ोटोज़ नहीं मिलती, राइट? क्योंकि उनको बार-बार पिंग करना पड़ता है, अपने गेस्ट को बोलना पड़ता है कि जो फोटोज खींची है शादी के शेयर कर दो। कई बार वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते हैं और वहाँ पे कुछ एम्बैरेसिंग फोटोज होंगी, सब साथ ही साथ व्हाट्सएप पे स्पैम होने लगते हैं। तो जो एक फोटो कलेक्शन की जो प्रॉब्लम है, मैंने देखा कि इंटरनेट में इस पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, तो हमें लगा कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं अपने क्लाइंट से भी मैंने बात की इस बारे में, कई सारे हमारे क्लाइंट्स जैसे मैंने बताया, तो हमने उनके साथ एक सर्वे किया, तो ये पता चला कि उनको काफ़ी दिक्कत आती है इस चीज़ में भी। सो लोगों को सिर्फ फोटोग्राफर की फोटोज नहीं, बट गेस्ट की फोटोज भी चाहिए थी। तो हमने ऐसा सोल्यूशन बनाया कि आप कुछ नहीं करना है, लोग व्हाट्सएप पे फोटो शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हैं। आप एक बार अपने गेस्ट को इवेंट में ऐड कर दो, उसके बाद गेस्ट को लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे वो फोटोज फॉरवर्ड करेंगे हमारे व्हाट्सएप बॉट के साथ और वो गैलरी पे सेव हो जाएगी। अब अगर उनको अपनी फोटोज देखनी है तब उनको लॉगिन करने की जरूरत है। और समारोह पे हमने ये भी ध्यान रखा है कि आपको एक इवेंट पे बार-बार फोटो अपलोड करने की, सेल्फी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपको जितनी बार अपनी फोटोज देखनी है उतनी बार जाना है लिंक पे, उतनी बार सेल्फी अपलोड करनी है। और अगर आपके पास लिंक खो गई तो फिर आपको होस्ट से मांगनी पड़ेगी कि वो लिंक दे दो।
समारोह पे क्या है कि एक बार आपने लॉग इन किया तो हम सबसे एक सोशल मीडिया की तरह अकाउंट बना लेते हैं, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। और फिर अगर आप जब भी अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको अपने सारे वो इवेंट्स जो जो आपने अटेंड किए हैं वो वहाँ पे दिखेंगे। और हमारा व्हाट्सएप बॉट तो है ही, जो व्हाट्सएप पे पिंग भेजता ही है। तो इस तरीके से लोग फोटो भी शेयर करते हैं, और साथ ही साथ जब फोटोग्राफर शेयर करता है वो फोटोज भी लोगों को मिल जाती है फेशियल रिकग्निशन के द्वारा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक इवेंट में अच्छी खासी एंगेजमेंट ड्राइव होती है जब फोटोज जल्दी आने लगती हैं, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है। अगर आज आपकी ही शादी हो तो आप चाहेंगे कि आपके, या आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके मम्मी पापा, कजिन्स, दोस्त, वो चाहेंगे कि शादी में क्या जो फन किया, जो हमने एक्सपीरियंस किया वो फोटोज में देखें और उसको रिलिव कर सके। बहुत सारे कॉन्वर्सेशन इससे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही चीज हम समारोह में बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, क्योंकि फोटोज बड़ी जल्दी आ जाती हैं। समारोह का व्हाट्सएप बॉट सबको पिंग करता है और बोलता है कि व्हाट्सएप बॉट पे ही भेज दो, तो लोग शेयर कर देते हैं और बस फोटोज एक जगह पे आ जाती हैं और वहाँ पे एंगेजमेंट ड्राइव होने लगती है। अब फोटोग्राफर अगर वहाँ पे फोटो शेयर करता है तो उसके लिए मार्केटिंग का एक बड़ा अच्छा जरिया बन गया कि अब उसकी फोटोज तब तक पहुंच पा रही हैं। तो एज अ फोटोग्राफर मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जितना दूर पहुंचेगा हमारा काम, दैट इज फ्री एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग, राइट। सो मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि आप जो है दो लोगों को केटर कर रहे हैं अपने इस नए जो समारोह एआई है उससे। एक तो इवेंट कंपनीज जो कर रहे हैं या होस्ट जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे शादी हो गई या कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, और फोटोग्राफर्स भी हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा उनकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि उनका एक स्टेबल सेटअप बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो शोकेस कर सकते हैं। और एज अ क्लाइंट, एज अ गेस्ट, अगर मैं कोई इवेंट अटेंड कर रहा हूँ तो इट्स एज सिंपल एज आई हैव टू जस्ट scan my face and log into your service, and all the photos in which I am there, I'll be able to access them absolutely seamlessly. तो जैसे मैंने कहा कि हम एक सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। तो मैंने फोटो शेयरिंग के बारे में बात किया, तो फोटो शेयरिंग में भी अब फोटोज हर किसी को चाहिए होती है। मेकअप आर्टिस्ट को चाहिए होती है, इवेंट प्लानर को चाहिए होती है, डेकोरेटर को चाहिए होती है। कई बार वो लोगों को फोटोज फोटोग्राफर्स की मिलती नहीं है, तो मेकअप आर्टिस्ट खुद ही ब्राइड को रोक के काफ़ी सारी फोटोज लेती है, जिससे वेडिंग्स कई बार डिले भी हो जाती हैं। फोटोग्राफर्स को कपल फोटोज खींचने का इतना टाइम नहीं मिलता है। डेकोरेटर अपना फोटोग्राफर घुसा देता है जो हमारे काम के बीच में आने लगते हैं। एंट्री चल रही है, अचानक से उनका फोटोग्राफर घुस गया। तो ये सब आप कहाँ तक रोकोगे? तो जब तक द प्रॉब्लम इज कि लोगों को फोटोज मिल नहीं रही है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब समारोह पे आप आ गए, आपने चलिए मानिए मैं फोटोग्राफर अपने किसी भी इवेंट में इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे समारोह के साथ साथ मेरी जो खुद की कंपनी की ब्रांडिंग है वो प्रोमिनेंटली हर जगह दिखती है, तो मेरी मार्केटिंग हो रही है। प्लस मैंने बाकी वेंडर्स को ऐड कर दिया, तो अब वो भी मेरे लिए आभारी हो जाते हैं कि भाई अब हमें फ़ोटो मिल जाएगी, आपने स्पेस में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है। और दूसरा जो फोटो शेयरिंग के अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं कि आप इवेंट में बनाया, आपने इवेंट को प्रमोट कैसे करें, तो उसके लिए हम एक वेबसाइट जनरेट करके दे देते हैं ऑटोमेटिकली। फिर उसी वेबसाइट के जरिए आप RSVP कर सकते हैं। RSVP एक तरीका होता है जिसके जरिए आप पता करते हैं कि कौन आपके गेस्ट शादी में आने वाला है, नहीं आने वाला है तो क्या खाने वाला है, कितने लोगों को साथ में ले आने वाला है। तो वो सारी मैनेजमेंट जो है वो भी आप हमारे समारोह AI के प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। और इसमें हम और भी एंगेजिंग फीचर्स लाना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें लोगों को इवेंट के अंदर नेटवर्किंग करवाना चाहते हैं कि अगर आज आप 10 इवेंट में जा रहे हैं तो आप 10 इवेंट से लोगों की प्रोफाइल्स देख सकें, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकें। सो काफ़ी सारे चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है इवेंट्स की, एक बहुत बड़ी मार्केट है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी मार्केट US को कहा जाता है। फिर इंडिया और चाइना बहुत पीछे आते हैं। इंडिया की मार्केट $300 बिलियन की है सिर्फ वेडिंग इंडस्ट्री की। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट को हम केटर कर रहे हैं। और जब हमने बनाने निकले थे तो पहले हमें वेडिंग का ध्यान था, फिर हमने रियलाइज किया कि जो हम टेक बना रहे हैं ये सिर्फ वेडिंग्स के लिए नहीं है। फोटोज आज हर इवेंट में चाहिए, चाहे वो कॉन्वोकेशन हो, चाहे वो कोई कल्चरल फेस्टिवल हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट इवेंट ही हो। तो इसीलिए हमने जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर कई सोल्यूशंस है। एक आप इवेंट वेंडर्स के लिए फोटोग्राफर, इवेंट प्लानर्स। दूसरा सोल्यूशन है कंपनीज के लिए, जो कंपनीज में अपने इवेंट्स को मैनेज करना चाहते हैं, एक जगह पे सारा मीडिया एसेट एक जगह पे मिल जाएगा। फिर तीसरा है ऑब्वियसली कि अगर आपको अपना पर्सनल इवेंट करना है तो वो इवेंट कुछ बहुत छोटा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैक प्लान कर रहे हैं, या फिर आप अपनी शादी कर रहे हैं,
इस तरीके के इवेंट्स भी कर सकते और एज एन एवरेज यूजर इसको हाउ डिफिकल्ट इज इट और हाउ इजी इज इट फॉर एनीबडी टू यूज इट, लाइक बहुत लर्निंग कर्व ज़्यादा है इसका समझने के लिए? किसी भी एक साधारण या फोटोग्राफर ले लो या कोई टेक सेवी नहीं है जी, वो उसके लिए कितना आसान या कितना डिफिकल्ट है? तो एक बार अगर आपने समारोह पे अपना अकाउंट बना लिया तो उसके बाद तो बहुत सरल है। और सबसे एक चीज़ जो है कि कोई भी चीज़ आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगेगी उसमें, जैसे अभी आज मेरी मम्मी रोज सुबह उठ के 6 बजे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस बिना फेल डालती हैं। आज हर कोई व्हाट्सएप चला रहा है, पेरेंट्स फेसबुक चला रहे हैं। फेसबुक अगर आज कोई पैदा हो जाए अचानक से इस्तेमाल करे तो कितना ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। उस हिसाब से अगर आप देखें समारोह बहुत आसान बनाया है हमने। तो और जो हमारी इस जर्नी में जितने जल्दी जुड़ेंगे उतनी कम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अभी हमने बहुत ही मेन फीचर्स पे काम किया है। जैसे जैसे हम फीचर्स ऐड करेंगे हर प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती ही है। पर समारोह पे हमने ये ध्यान रखा है कि एक यंग जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लड़का है या मतलब समारोह पे हमने ये ध्यान रखा है कि कोई यंग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हैं या फिर वृद्ध लोग भी हैं, क्योंकि एक इवेंट इन सब लोगों से बनता है। तो इसीलिए हमने व्हाट्सएप को एक लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी लोग व्हाट्सएप यूज़ करना जानते हैं। तो फोटो शेयर करना व्हाट्सएप में आज सबको आता है। तो ईज ऑफ कन्वीनियंस समारोह के साथ बहुत हाई है अगर आप लोगों से भी एक्शन करवा रहे हैं, फोटोज कलेक्ट करवा रहे हैं। और क्यूआर कोड में कई बार स्कैन करने में दिक्कत आती है, तो हमने इतना आसान बना रखा है अगर आपको लोगों को इन्वाइट करना है तो एज अ ओनर या फिर को होस्ट ऑफ द इवेंट आप व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट शेयर कर दीजिए और वो लोग ऐड हो जाएंगे। हमारा बॉट सबको पिंग कर देगा, बोलेगा कि अनुपम आपको इस इवेंट में इनवाइट कर रहा है, अनुपम स्वामी इवेंट में इनवाइट कर रहा है और ये रहा लिंक इसका। सो बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है और ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि इसको कितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी सारे फ्रिक्शंस आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लानिंग द इवेंट टिल एग्जीक्यूटिंग द इवेंट। जो भी फ्रिक्शंस हैं आप उसको धीरे धीरे अपने इससे निकाल रहे हैं। और इवेंट में जो फ्रिक्शंस हैं जैसे कि फ़ोटो, क्योंकि मैं खुद मतलब मेरी शादी हो चुकी है तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि मैं खुद अपने दोस्तों को उनकी फ़ोटोज़ समय पे नहीं दे पाया था। तो काश ये तभी होता, ये ऑप्शन मेरे पास जहाँ पे एआई के थ्रू हो जाता, बट खैर तब शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ही नहीं। तो बट अब है, तो आई थिंक अब बहुत सारे लोगों का जो ये प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, ये दूर हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है, और ये मेरा 2 पार्ट का क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो हो गया आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला एंगल, बिकॉज जब अमूमन लोगों से जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, जो लोग ज़्यादा टेक सेवी नहीं हैं, ख़ास करके जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने फोटोग्राफर्स हैं या फिल्म के ज़माने से फोटोग्राफी कर रहे हैं, हाँ, वृद्ध लोग हैं या ओल्ड लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा वो रहता है यार कि प्राइवेसी कैसे रहेगा। कभी कभी क्लाइंट्स को भी होता है कि एब्सोल्युटली। तो प्राइवेसी वाला और सिक्योरिटी वाला एंगल मैं एक समझना चाहता हूँ आपसे कि आपने इसमें क्या ध्यान रखा। और दूसरी चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ये, आपने भी कुछ कंपनीज के नाम लिए जो इस सर्विस में हैं, तो उनमें और समारोह में डिफरेंस क्या है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और प्रोडक्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, मैं समझना चाहता हूँ। राइट, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समय लेके इसके बारे में आंसर करना चाहूँगा। तो पहले हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न रहता है मीडिया के साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी फोटोज़ गलत हाथों में पड़े या उन लोगों तक पहुँचे जो हमें नहीं जानते। तो उसके लिए हमने कई सारे प्राइवेसी फीचर्स बनाए हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने प्लेटफॉर्म को बहुत सिक्योर बनाया है। तो इसीलिए हम हर यूज़र से लॉगिन करवाते हैं और उनको ऑथेंटिकेट करते हैं। तो समारोह पे अगर आप इवेंट शेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल एक पासकोड डाल दिया और उसमें एक्सेस हो गया, क्योंकि वो डेटा सिक्योरिटी की प्रैक्टिस से बहुत आसानी से हैकेबल है। मुझे अगर फोटो की यूआरएल मिल जाएगी तो बस कोई पासकोड वासकोड काम नहीं आएगा। बट अगर आप ऑथेंटिकेशन करते हैं, अपने यूआरएल्स को प्री साइन करके रखते हैं, तो आपके जो यूआरएल्स है वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम डेटा सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। अब कई बार लोगों को लगता है कि यार मुझे लॉगिन क्यों करना है, उसके कई बेनिफिट्स हैं। एक सिक्योरिटी, दूसरा कि आप एक बार आपने लॉगिन किया, सेल्फी अपलोड की, तो आपको बार बार अपनी डिटेल्स नहीं डालने पड़े। बाकी जो
कुछ सोल्यूशंस हैं, उनमें ऐसा होता है कि आपको सेम इवेंट पे अपनी फोटोज देखनी है, जितने बार आपको देखनी है उतने बार जाना है, उतने बार सेल्फी अपलोड करनी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समारोह के साथ नहीं मिलेगी। एक बार आपने इवेंट अटेंड किया या ज्वाइन किया तो आपके डैशबोर्ड पे हमेशा दिखेगा। दूसरी चीज़ आती है कि अब यहाँ पे इवेंट के अंदर जो लोग हैं उनके साथ कैसे प्राइवेसी कंट्रोल की जाए। तो हमने हर मीडिया पे ऑप्शन दिया है कि आप उसको प्राइवेट या पब्लिक मार्क कर सकते हैं। आप चाहिए तो ग्लोबल सेटिंग रख सकते हैं प्राइवेट की सारी इमेजेस वीडियोस प्राइवेट रहेंगी बाय डिफॉल्ट, तो जो शेयर कर रहा है वो प्राइवेट ही रहेगी। जिन्होंने खुद अपलोड किए उनको वो चीज़ें दिखेंगी, बट बाकियों की अपलोडेड फोटोज या वीडियोस नहीं दिखेंगी। तो इस तरीके से भी एक प्राइवेसी का हमने ध्यान रखा है। अच्छा, बट इससे क्या होता है, एंगेजमेंट गिर जाती है, क्योंकि अगर आपको दिखेगी नहीं बाकी फोटोज तो आप एंगेज नहीं होंगे। तो इसलिए हमने पर हर फोटो या वीडियो पे भी इंडिविजुअल कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी फोटोज हैं जो पहले आपने प्राइवेटली रखा है, तो कुछ फोटोज को पब्लिक कर दीजिए जो हर कोई देख सके। तो आपने फटाक से सेलेक्ट किया, पब्लिक मार्क कर दिया, समारोह पे हमने बहुत आसान बनाया है। तो फोटोज पब्लिक और प्राइवेट दोनों रह सकती हैं। और यहाँ तक कि मान लीजिए आपने प्राइवेट, आप एज अ ओनर ऑफ द इवेंट आपने सब कुछ पब्लिक रखा, आपके क्लाइंट को भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गेस्ट की ऐसी कोई फोटो आ गई फेशियल रिकग्नाइज होके या पब्लिक है वहां पे, जो उसे पसंद नहीं है, शायद उसे अपना चेहरा पसंद नहीं है, शायद उसके हाथ में दारू की गिलास थी, तो वो खुद जाके अगर उसका चेहरा है, उसके वो फोटोज उसको माई फोटोज में दिखेंगे। और माई फोटोज में अगर आपके फोटोज हैं तो आप उसको प्राइवेट खुद भी मार्क कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर उसमें 4 लोग हैं तो वो 4 लोगों को तो दिखेगी, बट बाकी इवेंट के जो 200 लोग हैं उनको नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से भी हमने इवेंट के अंदर भी प्राइवेसी को कंट्रोल किया है। और डेटा सिक्योरिटी की हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। मेरे जो को फाउंडर है रौनक, वो आईटी बैकग्राउंड से हैं, उन्हें 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब रौनक आए थे तो उन्होंने पहली चीज़ बोला कि हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ऐसे अनसिक्योर नहीं बनाना, क्योंकि उन्होंने देखा, बोला यार ये तो बहुत ही अनसेफ है। और रौनक ने सीधा बोला कि अगर मुझे जुड़ना है तो आई वांट टू क्रिएट अ सेफ प्लेटफॉर्म, एंड हम उस विजन से अलाइंड हैं। और अब हम ISO 27K1 सर्टिफिकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उसके लिए भी हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और ये एक काम चल रहा है। तो डेटा सिक्योरिटी को लेके समारोह से अच्छा प्लेटफॉर्म तो आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप गूगल फोटोज भी देखेंगे तो गूगल फोटोज में आपको खुद से टैग करना पड़ता है सबके चेहरे, प्लस एक बार आपने एक बंच ऑफ लोगों से शेयर कर दिया तो उसके अंदर कोई प्राइवेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते। कि अगर मान लीजिए मैंने 10 लोगों के साथ गूगल फोटोज की एक लिंक शेयर कर दी, तो वो 10 लोगों के अंदर अब आप कोई प्राइवेसी लेवल चेंज नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को फोटोज दिखे कुछ लोगों को ना दिखे। और गूगल फोटोज के अंदर आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आई वुड से कि इट्स इवन बेटर देन गूगल फोटोज। अभी आप फोटोज एडिट नहीं कर सकते, बट जहां तक शेयरिंग और प्राइवेसी की बातें हैं तो उस मामले में हम गूगल फोटोज से भी बेहतर हैं। ग्रेट। सो अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा एज अ फाउंडर, क्योंकि आप सक्सेसफुली 2 कंपनीज अब चला रहे हैं। नहीं, मैं इसमें आपको करेक्ट करना चाहूँगा, जो नॉट्स बाय एम्प है अब मेरी बीवी चलाती है और स्वामी वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, तो इसीलिए मैं अपना सारा समय समारोह में दे पाता हूँ। हम बस नॉट्स बाय एम्प की जो वेडिंग्स है उनको एज अ यूजर टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा इसका बड़ा उपयोग है, तो वहाँ पे हमारी यूजर टेस्टिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। बट आप डेफिनेटली इन बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं दोनों में, तो मैं ये एक्चुअली लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज मेरा भी कुछ जर्नी ऐसा ही रहा है कि कॉर्पोरेट में मैं काफ़ी 14-15 साल मैंने काम किया है। अब मैं एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे निकला हूँ। 1-1.5 साल ही हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप को अपना के। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं करना, खुद का पैशन फॉलो करना, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब किन चीज़ों का तैयारी उनको करना चाहिए, वो मैं समझना चाहूँगा आपसे। कुछ आप अगर बोल सकते। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या आप किसी चीज़ में स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको बहुत विगरसली उस पर पढ़ाई करनी चाहिए।
और फिर आपको, मुझे लगता है कि अगर हो सके तो किसी के अंदर इंटर्नशिप करनी चाहिए या किसी कंपनी में आपको जॉब करनी चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कैसे किया जाता है। सिर्फ कंपनी स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, लोगों को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। आप हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। उस टीम को मैनेज करने के लिए आपको वर्क एथिक्स अच्छे होने चाहिए। आज लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, लोगों को टाइम पे नहीं करते हैं, लोगों को अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं, छुट्टियों को लेके आनाकानी होती है। तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, बट साथ ही साथ आप कई घरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? और अगर आप उनको एक अच्छी जीवन नहीं दे सकते, तो कहीं में मुझे लगता है कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है। आपका पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि आपने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, और उसके बाद जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके घरों में चूल्हा सही तरीके से जलना चाहिए और उनका जीवन अच्छा होना चाहिए। तो मेरा मेरा ये मानना है। और अगर आपके ये कोर बेसिक वैल्यूज सही हैं, तो यही एम्प्लॉयज आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें कोई स्विच ऑफ बटन नहीं है। एज अ एंटरप्रेन्योर आपको पूरे टाइम आपकी कंपनी के बारे में सोचना है, आपके लोगों के बारे में सोचना है। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा काम करूंगा और फिर आराम करूंगा, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस या बहुत सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन पाएगा। सो दीज आर द प्राइमरी थिंग्स दैट आपको अपने अंदर देखना है कि क्या आप ये करना चाहेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो ये मेरा मानना है। करेक्ट। एंड जो लोग यंग हैं, अभी भी 22-23 साल के लोग हैं, 24 साल के लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना शायद एजुकेशन कंप्लीट ही किया होगा, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट है, कुछ पैशन है, वो उनको मैंने देखा है बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि घर वालों को कैसे मनाएं। तो ऑब्वियसली मेरा ये पर्सनल मानना है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के सपनों के खिलाफ नहीं है। कोई माँ बाप नहीं रहता है, वो सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो लोग हमेशा एक ऐसा चीज़ बोलेंगे कि आप काम करो जिसमें लीस्ट चांस ऑफ फेलियर हो, राइट? अगर मेरे पापा ने मुझसे कहा या मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि आप इंश्योरेंस में काम कर लो या बैंक में काम कर लो, तो उसमें चांस ऑफ फेलियर थोड़ा कम है। तो उसको कैसे टैकल करें, कैसे कन्विंस करें? जी, तो बेसिकली आपको पहले तो आपका इंटरेस्ट फिगर आउट करना है। पहली चीज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज़ इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जब आप जॉब में होते हैं, आपकी मंथ की एंड में जो सैलरी आती है, वो जो कंफर्ट देती है, और एक फोकस होके एक ही चीज़ में काम करने से जो स्किल डेवलप होता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे-जैसे आप इंडस्ट्री में ओल्ड होते हैं और आपका स्किल सेट और एनहांस होता है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब में रह के आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप अच्छे हैं तो जॉब में भी रह के बहुत पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आपका मन है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आपका पैशन है, तो पहले जैसे मैंने कहा कि आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपको ट्रैवल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपका माइंड खुलेगा, उतने अलग-अलग लोगों से आप मिलेंगे, यही लोग आके जाके आपके कस्टमर्स होंगे। तो अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझेंगे, कल्चर्स को समझेंगे, तो आप उतना बड़ा और अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। एंड जब आप ट्रैवल करते हैं तो नए अलग-अलग प्रॉब्लम्स से भी देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हर जगह के सेम नहीं होते, कहीं यूनिक कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कैसे उनको टैकल किया जाए। बाकी जहाँ तक रही बात पेरेंट्स को कन्विंस करने की, तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स आपके सपनों को सपोर्ट करेंगे, पर आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपने सपनों को लेके। मैं आज देखता हूँ कि लोगों को खुद पता नहीं होता है कि वो करना क्या चाहते हैं। आज कुछ एक चीज़ की, फिर कल कुछ और किया, फिर कुछ और किया, ये अच्छी ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसको आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। एक्सप्लोरेशन लाइफ में हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और फिर अगर आप जब खुद कॉन्फिडेंट हो, तो मुझे लगता है अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अगर वो आपका पैशन देखेंगे, वो देखते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, तो पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर आप डांस में बहुत अच्छे हैं और आपके पेरेंट्स जाने जाते हैं आपकी वजह से कि आपका बेटा या आपकी लड़की इतना अच्छा डांस करती है, तो वो बिल्कुल आपके सपनों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा डांस करते हैं। बट अगर उन्हें ही नहीं पता है, अगर उन्हें ही आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके पेरेंट्स को कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा?
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे है। अब इसमें कुछ रूढ़िवादी लोग होते ही हैं जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस केस में तो फिर आपको अपना डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आपको अपने ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की ज़िंदगी है, तो आपको यहाँ वहाँ की बातें बिना सोचे हुए मुझे लगता है वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में अपने को थोड़ा सा जी, नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को भी ज़िंदगी भर ब्लेम करेंगे और जब आप खुद से खुद के लिए डिसीजंस लेते हैं, तो आप अपने निर्णय के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, समझ गया। तो आई थिंक आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है। जो लोग बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुद को कन्विंस करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और फिर आप कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। आपको कॉन्फिडेंस उनको बेसिकली देना है कि आप जो काम करने की सोच रहे हैं उसमें आप निपुण हैं, अच्छे हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उसमें। और एक और चीज़ आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बात कही कि अगर आपको एक्सप्लोरेशन ही करना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या पता नहीं क्या करना है, तो आप जॉब के साथ भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो लोग बहुत लोग नहीं करते हैं। तो ये डेफिनेटली अच्छा टेक अवे मुझे लगा आपसे, आपने जो ये कहा कि आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक और सवाल मेरा आपसे है विथ रिलेटेड टू समारोह। जी। मुझे आप एक ऐसा सिनारियो बताइए जहाँ पे आपको लगा कि समारोह का इम्प्लीमेंटेशन जो है, आप एक ऐसा सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और एंड टू एंड जो है हमने इसको ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया, और एज अ पिन बोर्ड पे आप उसको एज अ सक्सेस स्टोरी पिन कर सकते हैं। जी, तो जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने बिट्स के सर्कल से ही स्टार्ट किया और हमने 3 कॉन्वोकेशंस किए हैं बिट्स में। तो जो कॉन्वोकेशन इवेंट होता है, उसमें हर किसी को वो फ़ोटो चाहिए होती है जो डीन के हाथों डिग्री मिलती है। तो उस वजह से 100% साइन अप्स आते हैं समारोह पे, और ये 3 इवेंट किए हैं, तीनों में 100% साइन अप्स आए हैं। दूसरा जो हमने देखा है कि वेडिंग्स में, तो अभी मैंने एक उदयपुर में वेडिंग की थी और जो ब्राइड के फादर थे काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, एंड उन्हें ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने हर गेस्ट को पकड़ पकड़ के बताया कि हमारी शादी में हमारी बिटिया की जो फोटोज़, शादी में जो फोटोज़ हो रही हैं वो एआई के ज़रिए हम सबको शेयर करेंगे। और उन्होंने इतनी मार्केटिंग समारोह की जितनी मैं खुद कभी कहीं नहीं करता। तो मुझे ये लगता है कि जब लोग इसको पसंद करते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि सब लोग इसका इस्तेमाल करें, और बस उतना ही पुश चाहिए होता है कि अगर आप एक बार समारोह एआई पे अपना इवेंट क्रिएट किया, क्योंकि नई चीज़ है तो लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा अगर आप वहाँ पे लोगों को एजुकेट करेंगे तो बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। और फिर वहाँ पे शादी में ही जो अंकल ने हर किसी को पकड़ पकड़ के बताया, लोग मेरे पास खुद आके मुझे घेर लिया था चारों तरफ से कि बताइए बताइए कैसे इसमें लॉगिन करना है, कैसे करें। तो मुझे वो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि जो हमारा आइडिया, जो हमारा एप्लीकेशन हमने जो बनाया है, लोगों को पसंद आ रहा है, और इसको लोग खुद अपने गेस्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ज़रूर तो मैं कहूँगा कि जो एक पीएमएफ वाली बात होती है ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट, हमने वो अचीव कर लिया है। मेरा भी ऐसे ही मानना है, क्योंकि मार्केटिंग में हमको यही पढ़ाया जाता है कि बेस्ट मार्केटिंग इज नॉट स्ट्रैटेजीज, नॉट आइडियाज, नॉट कैंपेन्स. बेस्ट मार्केटिंग इज डन बाय योर हैप्पी क्लाइंट्स. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग. आई थिंक वो अगर आपने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उसको एज अ सक्सेस स्टोरी चुना है, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा होगा वो. ग्रेट. अनुपम, आप कुछ और कहना चाहते हैं पॉडकास्ट के बारे में, कुछ बोलना चाहते हैं तो वो आप बोल सकते हैं जब before we sign off. Thank you so much for inviting me, and it's a great honor to be on your podcast. Thank you. And giving us this platform to talk about Samaro AI. And we want people to, come on the Samaro platform, and कोई भी इवेंट हो आए Samaro इस्तेमाल करें. So इसके ज़रिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो अपने सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं इवेंट्स में. उन्हें अपनी मीडिया मिल जाएगी, मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, और जो फ्रिक्शंस होते हैं एक इवेंट में बिटवीन डिफरेंट पीपल, वो काफ़ी कम हो जाएंगे. सो गाइज, ये थे अनुपम फ्रॉम समारो AI. प्लीज़ जाके चेकआउट करो इनको. समारो AI अगर आप डालेंगे गूगल पे तो आप
इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं, इनका वेबसाइट भी है samaro.ai, वहाँ पे जाके आप इनके सर्विसेज को समझ सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर आप कोई इवेंट्स कंडक्ट करने वाले हैं, शादी है, कॉर्पोरेट इवेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इवेंट फ्रिक्शनलेस हो, या आप चाहते हैं कि उनके फ़ोटोग्राफ जो है आपके गेस्ट्स को पहुँचे, आपके कम्युनिटी को आसानी से पहुँचे एआई के थ्रू, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं अनुपम और समारोह को। और ये पहला पॉडकास्ट था हमारा इस चैनल पे, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अनुपम को, जिन्होंने मुझे उनके घर पे इनवाइट किया इसको शूट करने के लिए। सो थैंक यू अनुपम फॉर दैट। एंड हम लोग ऐसे पॉडकास्ट और करने वाले हैं, तो अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं, वीडियोग्राफर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अपना पैशन फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको दुनिया के साथ शेयर करें और ताकि आप दुनिया बदल सकें, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा जो डोर्स है वो आपके लिए खुला है। आज का जो ये पॉडकास्ट है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे मैं मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।